अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, जिसने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा और जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने APC का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमत को हटाने के लिए हर आईनी और कानूनी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन भी इस प्लान में शामिल है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत बंद करे, मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात तक उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियाँ निकाली जाएंगी। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक, असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। 18वीं तरमीम कौमी इत्तिफाक राय का मजहर है, इन पर हमलों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इजलास सियासी कायदीन कैदबंद की सूबतों की शदीद मजम्मत और उनकी रिहाई का मुतालबा करता है। आसिम सलीम बाजवा के बारे में सामने आने वाली हालिया रिपोर्ट की शफाफ तहकीकात की जाए। तहकीकात जब तक मुकम्मल हो जाती, उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफों की मुखालिफत कर दी, लेकिन नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर जमातें असम्बलियों से इस्तीफों के हक में रहीं। अपोजिशन की APC की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मुखालिफत पर नवाज शरीफ ने कहा कि पहले सड़क गर्म कर लें, फिर इस्तीफे देंगे। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब, कल तो हमने देखा कि बिलावल ये कह रहे थे कि अब हर कदम पर, हर जगह पर मौलाना के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के साथ होंगे, फिर इस चीज़ पे क्लैश कैसे आ गया? जी बिल्कुल महक, वो तो सामने की बातें थी, लेकिन इजलास के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जब असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात हुई। और उसकी बड़ी वजह है सिंध में उनकी हुकूमत है और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। इस्तीफ़ों की बात शुरू की थी पहले मौलाना फजलुर रहमान ने, फिर उसको ज़्यादा वज़न दिया नवाज शरीफ ने। हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून पहली दफ़ा जो है वो इतनी सख्त उन्होंने मौक़िफ़ इस्तीफ़ों पर अपनाया कि नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना अगर आप कल कहें तो हमारा एक एक रुकन असम्बलियों को छोड़ने को तैयार है, ज़रा इसमें देर नहीं होगी और जो नहीं करेगा वो हमारी जमात में नहीं रहेगा। जब ये टेम्पो था तो पीपल्स पार्टी को लगा कि कहीं ये इलामिया ही ना बन जाए, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले बोले और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बात सिंध असम्बली, सिंध हुकूमत पर भी आएगी, वहाँ से भी इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। तो फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो इमरान खान जो चाहते हैं अब वो फिर हो जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे NFC अवार्ड है उस पर PTI की हुकूमत चाहती है कि वो दोबारा उसको रिव्यू किया जाए तो वो हो जाएगा। तो फिर नवाज शरीफ ने कहा कि पहले तो इतना आसान नहीं होता कि जब इतने ज़्यादा इस्तीफ़े आएंगे और असम्बली सिंध एक सूबे की असम्बली नहीं होगी और एक निगरान हुकूमत ऐसा कर सकेगी। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कभी हमने लड़ना ही नहीं, हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये दलाइल जारी थे। तो फिर आसिफ अली जरदारी आए, मज़ीद उन्होंने अपने पार्टी के मौक़िफ़ को इस तरह स्ट्रॉन्ग किया और कहा कि मियाँ साहब 1985 में भी हम ये गलती कर चुके हैं कि हमने इलेक्शन का बाइकाट किया और उसके नतीजे में बहुत सारे हमारे उम्मीदवार जो हैं वो हमें छोड़कर वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया और हम बाहर रहे और उसका हमें सियासी नुकसान हुआ। फिर ये भी कहा पीपल्स पार्टी ने कि हमारी सेंट्रल कमेटी ने ये फैसला किया हुआ है कि कभी भी असम्बली से इस्तीफ़ों की सूरत में हम जो है वो इस तरह हुकूमत को नहीं गिराएंगे या इसमें नहीं आएंगे। तो फिर नवाज शरीफ ने दलाइल दिया कि ये 58(2)B यानी 90 के दौर की बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है और हम इसमें ओपन है। लेकिन जब मामला थोड़ा रिजर्वेशन आई पीपल्स पार्टी की तो मियाँ साहब ने उसमें ये इजाफा किया
कि हमें चलें ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमने लोगों को ये बताना है कि हम संजीदा हैं, इसलिए इस्तीफ़ों की बात पहले करें, लेकिन ऐसे कर लेते हैं कि पहले सड़क गर्म करते हैं, यानी पहले एहतजाज थोड़ा सा करके फिर इस्तीफ़ों पे आते हैं। लेकिन नवाज शरीफ वाली ऑप्शन इस्तेमाल की जाएगी। नईम साहब, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान और तर्जुमानों से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान कहते हैं कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं, इदारे एक पेज पर और मुल्क के इत्तेहाद की ज़मानत है, पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, दीगर क्या कुछ कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से? देखें, आज जो तर्जुमानों के साथ इजलास हुआ, वज़रा के साथ भी उस इजलास में गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म काफ़ी गुस्से में थे और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि APC के फैसले से किसी को कोई परेशानी नहीं है। APC में बैठे चेहरे और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। APC के फैसलों का मुतज़्ज़ल और मंतक के साथ दिफा किया जाए, जबकि हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अकास करती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती नुक्ता नज़र पर तर्जुमानों वज़रा को आगाह किया और ये भी कहा कि बाकी तमाम इदारे हुकूमत के ताबे रहकर काम कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम में लीड हमेशा हुकूमत कर रही होती है। मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद, गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। साथ साथ मुशीर पार्लियामानी अमूर बाबर अवान से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है, जिसमें बाबर अवान ने वज़ीर आज़म को बताया है कि APC में पूरी अपोजिशन कौम के सामने बेनकाब हुई है। नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की जो कल APC थी वो एक कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी इदारे काबिल एहतराम है, जबकि तमाम इदारे एक पेज पर हैं और मुल्क की इत्तेहाद के ज़ामिन है। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। बाबर अवान ने वज़ीर आज़म के इदारों पर तनकीद गैर मंतकी है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा भी कहा गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि नवाज शरीफ को सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। अच्छी बात है कि वो बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। सियासत करनी है तो वापस मुल्क में आके सियासत करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर सेहतमंद हो गए और बात करना चाहते हैं तो घर आए बात करने के लिए। अच्छा मैम, ये बताइएगा स्कूलों और तालीमी इदारों में कितने केस जो कोरोना के हो रहे हैं? बेटा अभी हम टेस्ट कर रहे हैं और अभी हमें टेस्टों के जब नतीजे आएंगे तो आपके सामने नतीजे। मैडम, उन्होंने कल पौने घंटे की तकरीर की है, 36 सफ़ात पर मुश्तमिल थी नवाज शरीफ साहब ने। तो आपको लगता है सेहत याब हैं और एज तो उनकी ज़्यादा है और बोलने की बीमारी भी नहीं है, वो तो तमाम वाक़यात को याद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? बड़ी अच्छी बात है जी, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो इलाज हमने इनका पाकिस्तान में शुरू किया था बग़ैर इलाज के, इंग्लैंड के बग़ैर इलाज के, वो माशाल्लाह सेहत याब हो गई। तो आना चाहिए वापस? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स का भी कहा जा रहा है कि यानी उन्हें जाली किया गया जिस तरह शहबाज गिल कहते हैं, तो क्या पैनल को बेवकूफ़ बनाया गया आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं बनाया गया। बार बार एक ही सवाल ना पूछा करें। जब 10 दफ़ा इस बात को क्लियर कर चुके तो मज़ीद इसके बारे में कुछ और अब आपको बताएं कि अपोजिशन की इस APC का असल मास्टरमाइंड कौन था, क्या बोलना है, कितना बोलना है। दूसरी जमातों के कायदीन को भी पर्ची पर लिखकर अहकामात सादर हो रहे थे। ये पर्ची कैसे और कहां से आ रही थी, समा ने सब देख लिया। आप भी देखिए। लगा था महाज हुकूमत के खिलाफ, बज़ाहिर तो मेजबानी थी पीपल्स पार्टी के हाथ, मगर चल रहे थे किसी और के अहकामात। हर कदम फूक फूक कर रखना था। सबसे पहले मोबाइल फोन लेने के अहकामात जारी हुए। अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ सबकी राय के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा दें प्लीज़, ताकि कोई बात इधर से उधर ना हो। बिलावल के कान में यही कुछ बताया गया, मगर बिलावल भी यही इरादा रखते थे। वैसे वो कर रहे थे पर लंच के बाद हमारा ये इरादा ही था। अब बिलावल की तकरीर जारी थी कि लंदन से फरमान सादिर हुआ, लिख कर दो और हमारे लिए लिख कर दे दो और हमारे लिए लिख कर दे दो। हुक्म की तामील के लिए मरियम औरंगजेब पैगाम रसा बनकर निकल पड़ी। यकीनन मामला था कुछ खास, अलर्ट हो गए शहबाज। मिलते ही खबर अदब से झुकाया सर, कलम उठाया, स्याही को पर्चे पे फैलाया और खुफिया पैगाम को इस तरह बिलावल को पहुंचाया कि भुट्टो का नवासा भी तकरीर के दौरान रुका।
नवाज की पर्ची आई तो नजर झुकाई, कितना और क्या बोलना है अपनी सारी तवज्जो पैगाम पर मबजूल कराई। अब तकरीर फरमा रहे थे छोटे मियाँ साहब, तवज्जो फरमा रहे थे बड़े मियाँ साहब कि इतने में एक और पर्ची आई, मगर इन्होंने पर्ची पलट कर रख दी, अपनी तकरीर से तवज्जो ना हटाई। यही सब हुआ मौलाना फजल रहमान की बारी में भी। पर्ची आई तो महमूद अचकज़ई ने मौलाना की तवज्जो दिलाई। ये थी सियासी जमातों के इत्तेहाद की एक खुफिया कार्रवाई जो समा की आंख से न बच पाई। एपीसी में तकरीर के दौरान सियासी कायदीन के हाथों में पर्चियां थमाने के इस सिलसिले ने पर्चियों से जुड़ा नवाज शरीफ का माजी याद दिला दिया। आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा भाई आप आ जाए जब वो मुल्क इसकी बानी पर्ची को रहने दो, पर्ची ना हटाओ, पर्ची हट गई तो भेद खुल जाएगा। जी हाँ, तकरीर नवाज शरीफ की हो और पर्ची ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। कभी आसिफ किरमानी माइक के नीचे पर्चे दबाने का कहते हैं, माइक में पकड़ लो, माइक में कवर हो संभालने के कागज तो कभी डाइस पर पहुंचने से पहले पहले परवेज रशीद हाथ में पर्चे थमाते हैं, वरना डाइस पर मियाँ साहब के पास बोलने को क्या होगा सिवाय कुछ इस तरह करने के। ये बढ़ रहा है मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, परे हो जाओ भाई, परे हो जाओ। पर्ची और मियाँ साहब का रिश्ता बड़ा पुराना है, तभी तो एपीसी में भी उनकी पर्चियां चलती रहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन को पैगाम, लेकिन बंदूक के साथ। किसी टिकटॉकर की तरह पूरी वीडियो में बंदूक की नुमाइश की। समा के सवाल पर वजाहत दी कि जान को खतरा है, लाइसेंस याफ्ता असलहा साथ रखता हूँ, लेकिन ये बंदूक गलती से वीडियो में आ गई। असलहे की नुमाइश क्यों की? मकासद क्या थे? गलती थी या फिर कोई पैगाम दिया गया? फयाज चौहान के वीडियो पैगाम में बंदूक क्या कर रही थी? समा ने वज़ीर इत्तलात पंजाब से सवाल किया तो कहने लगे 2 माह कबल कत्ल की तहरीरी धमकी मिली थी, तब से लाइसेंस याफ्ता असलहा साथ रखता हूँ। मुझे डेथ थ्रेट है और प्रॉपर जना डेथ थ्रेट है। इस जगह पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे भी थ्रेट है जना दहशतगर्दी का। और मैं कम से कम एक नहीं, मेरे पास 3 गन्ने हैं जो लाइसेंस हैं, जो मैं लेके मूव करता हूँ। तो इस वजह से मेरे ऑफिस में ये होती है जना, तो वो गलती से जब वो वीडियो बनाई है तो जिसने बनाने वाले नहीं बताया उसको साइड पे कर देते जना। फयाज चौहान ने अपोजिशन की एपीसी से मुताल्लिक बयान रिकॉर्ड कराया था। उस बंदूक को एक जानिब वो लाइसेंस याफ्ता कह रहे हैं तो दूसरी जानिब इसे वीडियो बनाने वाले की गलती भी करार दे रहे हैं। मगर ताज्जुब है, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बयान रिकॉर्ड करा के उसे जांचना तक गवारा न किया और मीडिया को जारी कर दिया। फयाजुल हसन चौहान को किस बात का खतरा है? वो वजीर हैं और कमरे में बैठते हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठा दिया। समा से बात करते हुए उनका कहना था इक़्तिदार में रहने वाली जमात के वजीर की हरकत में जागीरदाराना निज़ाम की झलक नुमाया है। वजीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, मुझे नहीं पता उनका क्या इंटेंट था, लेकिन बंदूक के साथ तो मेरा ख्याल है हमारे वो सरदार जो फ्यूडल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है। कोई भी सियासतदान इस किस्म की करना, हरकत करना, और कौन सा थ्रेट है? वो मिनिस्टर हैं, कमरे में भी बैठते हैं तो पीछे गन लेके बैठते हैं। मतलब हैरान कुन बात है। चौहान इज दी बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। मेरा ख्याल है पीटीआई में एक शख्स भी अगर उठ के ये कह दे कि इसको वो डिफेंड कर सकता है, इस रिप्रेजेंटेशन को, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, स्पोक्समैन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो 12 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर उनका लेवल ये है कि वो खुद उनको नहीं पता कि ये पीछे गन क्यों पड़ी थी, टेरर खौफ से गन लेके बैठे हुए हैं, या क्या कल एपीसी का कोई मैसेज उन्होंने देना था? अफसोस की बात है, कंडेम करना चाहिए, इमरान खान साहब को भी कंडेम करना चाहिए। आपको अहम खबर देंगे। कराची में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा के केस की समाअत सिटी कोर्ट में हुई, जिसमें जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम जुनैद और वकास फरार हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद बताएगा समाअत का अहवाल।
जी बिल्कुल, आज मकामी अदालत में जो है डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहाँ पर मुल्जिमान जुनैद और वकास भी पेश हुए और जमानत मुस्तरद होने पर ये दोनों अदालत से फरार हुए, जिस पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है जुनैद जो मुल्जिम है उसको रोककर हथकड़ी भी लगाई गई, लेकिन जो है वो दोनों यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिम जुनैद जो सरकारी पुलिस की जो तफ्तीशी पुलिस की जो हथकड़ी थी वो भी लेकर फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि इनकी दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक, मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। सऊद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर पुलिस के सरबराह अपनी फोर्स को न्यूयॉर्क पुलिस की तरह बनाने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। उमर शेख ने शहरियों की दुरुस्त रहनुमाई और बर वक्त मदद न करने पर 3 एहलकारों को गिरफ्तार करा दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा, और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। लाहौर पुलिस का रवैया तब्दील करने का मिशन। CCPO लाहौर ने जो दावा किया उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। शहरियों की दाद रसी न करने पर 3 पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद करा दिया। शहरी मोहम्मद अली को ठोकर न्याज बेग नाके के करीब डाकुओं ने लूटा। जख्मी शहरी मदद के लिए नाके पर पहुंचा तो उसे मुतलका थाने से राब्ता करने का कहा गया। थाने की पेट्रोलिंग पुलिस ने भी बर वक्त मदद की बजाय अगले दिन आने का कहा। CCPO लाहौर ने पुलिस का रिस्पांस चेक करने के लिए आम शहरी बनकर हेल्पलाइन 15 पर कॉल की, लेकिन उन्हें आगे से टका सा जवाब मिला। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर हेड कांस्टेबल ने उनकी रहनुमाई की, न ही मुतलका नंबर दिए। दोनों वाकयात में बेहिसी का मुजाहरा करने पर CCPO लाहौर ने ASI, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के हवालात में बंद करा दिया। इससे पहले शहरी पर निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद के इल्जाम पर भी CCPO 4 थानेदारों को हवालात में बंद करा चुके हैं। अवाम का कहना है कि एहलकारों के रवैये में तब्दीली तक न्यूयॉर्क पुलिस बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। इमारत जमी बोस हो गई। शेरशाह में फैक्ट्री की इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताएगा भी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शेरशाह साइट A का ये इलाका है जहाँ पर ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन फैसल लगाइए आपको दिखाएं, ये वो फैक्ट्री की इमारत थी जो कि ज़मीन बोस हुई है, जिसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस और जो इदारे हैं रेस्क्यू के वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 जख्मियों को यहाँ से मलबे से निकाल कर मुंतकिल कर दिया गया है। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि अब इस मलबे में कोई नहीं है, लेकिन चेक किया जा रहा है आवाज़ से देकर, और रेस्क्यू अपने तौर पर भी चेक कर रहा है। अगर कोई दबा हुआ है तो उसको फौरी तौर पर निकाला जाए। रेस्क्यू और जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। यहाँ पर जो मुलाजमीन उनका कहना है कि ये इमारत काफ़ी मखदूश होने की वजह से इस पर जो है मालिकान को भी इससे आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये काफ़ी बड़ी जो है फैक्ट्री और इसकी 2 मंजिला, लेकिन इसका जो है कि ये कह सकते हैं कि 3 डिपार्ट बताए जा रहे हैं जो इस मलबे के तले जो है दब गए हैं। इस हिस्से में जितना ये हिस्सा गिरा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्ट थे जहाँ पर काम होता था, प्लास्टिक समेत दीगर। जिस वक्त ये गिरी है उस वक्त कहा जा रहा है कि नमाज और ब्रेक का वक्त था तो मुलाजमीन निकल गए थे। 2 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद को जो है चेक किया जा रहा है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। सऊद चकवाल से आपको खबर दें, जहां चवा सैदन शाह के करीब वैन खाई में जा गिरी। इस हादसे में 7 मुसाफिर जाम बहक और 12 जख्मी हो गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अली खान से। अली, अब तक क्या मालूमात सामने आ रही हैं इस हादसे से मुतालिक? अली खान से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चकवाल का नवाही इलाका है जहां पर वैन खाई में जा गिरी और इस हादसे में 7 मुसाफिर जाम बहक बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अली खान से। अली, बताइएगा। चकवाल से ये अफसोसनाक खबर है जहां पर वैन खाई में जा गिरी और इस हादसे में 7 मुसाफिर जाम बहक जबकि 12 जख्मी बताए जा रहे हैं। गुजरावाला में पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करना महंगा पड़ गया। तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी के बहाने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहसिन खालिद रिपोर्ट करेंगे। गुजरावाला में अवाम का मुहाफिज लुटेरा बन गया। बिस्मिल्लाह कॉलोनी की 23 साल रिहायशी खातून ने थाने के ASI पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। खातून का कहना है मोहल्लेदारों से झगड़ा होने पर पुलिस हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की, जिस पर इंक्वायरी अफसर तफ्तीश के लिए घर आया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ। मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। DPO के पास गए तो उधर जाकर वो बच्चा ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मारनी है,
अगर मेरे खिलाफ कोई भी बयान किए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। FIR हम लॉन्च कर रहे हैं और मेरिट पे इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये एम्प्लॉई इसमें मुलविस निकलता है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे और इसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। मुतासरा खातून के अहले खाना ने धमकियों के पेश नज़र सिक्योरिटी की अपील की है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरांवाला। और कराची में नौकरी का झांसा देकर असलहे के जोर पर नौजवानों से बदफेली का इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। जवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ जिंदगी भी दाव पर शहर कायद में ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए आने वालों के साथ असले के जोर पर बदफेली करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के बाद गिरोह के 2 कारिंदों को धर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने 1-2 नहीं बल्कि कई नौजवानों से बदफेली के वाकयात का इंकशाफ किया। मुलजिमान के मोबाइल फोन से कई गैर अखलाकी वीडियोज भी बरामद कर ली गयी। FIA हुक्काम ने कार्रवाई एक मुतासरा नौजवान की शिकायत पर की। घिनौने जुर्म में मुलव्विस गिरोह गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर इंटरनेशनल ऐप पर अपलोड करता था। नौजवानों को ब्लैकमेल करके पैसे भी बटोरे जाते थे। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कोरोना ने तलबा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सिंध भर में 27,000 से ज्यादा तालीमी इदारों में 139 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सबसे ज्यादा कराची मुतासिर है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आ गए। 27,000 से ज्यादा तालीमी इदारों से नमूने लिए गए। 16,000 टेस्ट के नताइज में 139 अफराद में कोरोना पाया गया। कोरोना से मुतासिर होने वाले तालीमी इदारों में कराची सरे फहरिस्त है, जहां डिस्ट्रिक्ट साउथ में 26 और जिला ईस्ट में 21 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई। 29 मुस्बत केस के साथ सिंध का जिला जामशोरो दूसरे नंबर पे है। 11,000 टेस्ट के नताइज अभी आना बाकी हैं। स्कूल न खुलने के ऐलान से बच्चों के अरमानों पर पानी फिर गया। स्कूल कब खुलेंगे? बच्चे इस सवाल के जवाब की तलाश कर रहे हैं। कराची से मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट। 7 सितंबर का दिन अजान के लिए खुशखबरी लाया। मुबारक हो पाकिस्तानियों, तालीमी इदारे खुल गए। नवी जमात से जामियात तक पढ़ाई बहाल हो गई। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। छोटे बच्चों से 8वीं जमात तक की क्लासेस अगले मरहले में शुरू होंगी। मेरे प्यारे स्कूल, मैं आ रहा हूँ। 6 माह बाद स्कूल खुलने की खबर ऐसे खुशियाँ लाई जैसे बरसों से कोई चीज अचानक मिल गई। फिर आया 18 सितंबर का दिन। अरे अचानक ये कैसी मायूसी। तालीमी इदारे खोलना महंगा पड़ने लगा। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में कोरोना केसेस और SOPs की खिलाफवर्जी पर 35 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। फिर से बंद हो गए। कोरोना तालीमी सरगर्मियों को दीमक की तरह चाट रहा है। मासूम अजान के सवालात दुखी कर देते हैं। क्या हम स्कूल में भी SOPs को फॉलो नहीं कर सकते? क्या मैं अपने स्कूल नहीं जा पाऊंगा? क्या मैं अपने फ्रेंड कासिम से कभी नहीं मिल पाऊंगा? कासिम, तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। क्या मैं अपना यूनिफॉर्म कभी नहीं पहन पाऊंगा? कोई तो मुझे इसका जवाब दे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। कहा, सईद गनी के इक़दाम के खिलाफ कल से सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध ने जो ऐलान किया है और तालीमी अदारों को जो सिंध के अंदर बंद किया है उसकी भरपूर मसम्मत करते हैं और इसको हम फैसले को मुस्तरद कर देते हैं। और न सिर्फ ये हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि इसके साथ ये ऐलान करते हैं कि कल इंशाअल्लाह पूरे सिंध के अंदर अंदरून सिंध और कराची समेत तमाम सिंध के अंदर भरपूर तौर पे एहतजाज हम करेंगे। हमारे बच्चे हैं, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन उसकी पादाश में वो लोग जो कि SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, अगर उनका जो तालीमी हक रोका जाएगा तो भरपूर एहतजाज होगा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।
बहरान मजीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 150 मिलियन क्यूबिक फिट हो गया। किल्लत की वजह से कराची में बिजली की आंख मचोली भी बढ़ गई। इस सदर ने साफ कह दिया है कि के इलेक्ट्रिक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल ढूंढ ले, क्योंकि सर्दियों में शॉर्टफॉल दुगना हो जाएगा। अशरफ खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। सर्दियां अभी आई नहीं, गैस बहरान ने पहले ही सर उठा लिया। सिंध भर में गैस का शॉर्टफॉल 120 से बढ़कर 150 मिलियन मकब फिट हो गया। सालाना मुरम्मत की वजह से संजोरो और जरगोन फील्ड बंद पड़ी हैं। दीगर फील्ड से मिलने वाली गैस की मकदार भी कम है, लेकिन तर्जुमान SSGC गैस लोड मैनेजमेंट तस्लीम करने को तैयार नहीं। कहते हैं गैस प्रेशर कम होने की शिकायत हैं। परेशान हो गए, वो कह रहे हैं पीछे से प्रेशर कम आ रहेगा। हमारा वाला घर है, वहाँ पे बनाया 3 मीटर लगाए, 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं, मगर वहाँ पे भी गैस कोरोना है। गैस आ रही होती है, आते आते गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से लाइट का भी प्रॉब्लम है। गैस के कम प्रेशर ने के इलेक्ट्रिक का भट्टा भी बिठा दिया है। बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासर है। शहर भर में लोड शेडिंग की जा रही है। लियारी लाइन्स एरिया, मलिर कोरंगी और न्यू कराची समेत बेशतर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। सी साउदर्न ने साफ कह दिया कि गैस की पैदावार मुसलसल घट रही है। सर्दियों में मुश्किलात होंगी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल का बंदोबस्त कर लें। आज 150 मिलियन मकब फिट का शॉर्टफॉल है, जो मौसम सरमा में बढ़कर 250 से 300 तक जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हर दफ़ा इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। नवाज शरीफ कौमी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती पैदा करने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ ने सियासतदानों के बजाय फ़ौज को हदफ़े तनकीद बनाया। चौधरी शुजात ने बयान में कहा कि तकरीर लिखने वालों ने नवाज शरीफ के पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ अपने हक में की गई धांधली को भी भूल गए। 1990 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने दिन 12 बजे रिजल्ट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नैब की नामजदगी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। अब आपको बताएं, खिपरों में बारिश का गंदा पानी पीने से मुर्गे की मौत हुई। 7 साला अहमद की फरियाद पाक फौज ने सुन ली, बच्चे की मदद के लिए पहुंच गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गांव महक वाटर का रिहायशी 7 साला अहमद अपने मुर्गे के मरने पर गमगीन होकर हुकूमत को दुहाइयां देता रहा। यही नहीं, मासूम बच्चे ने पीपल्स पार्टी से साफ पानी का मुतालबा भी किया। बच्चे की वीडियो समा पर नशर हुई तो पाक आर्मी के जवान बच्चे से मिलने और इमदाद करने गांव पहुंच गए। नन्हे बच्चे को राशन और टेंट का तोहफा दिया। पानी की निकासी का भी यकीन दिलाया। अहमद का कहना है कि वो हर मौके पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। दुखी अहमद के वालिद ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बे को सराहा। 4 सदा की सर जुड़ी बहनों को 5 बड़े ऑपरेशंस के बाद अलहदा कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सफ़ा और मरवा मुकम्मल सेहतयाब हो गई हैं। उन्हें सफ़र की भी इजाज़त दे दी गई है। एजाज खान रिपोर्ट करेंगे। के दौरान फूल फरोशों का कारोबार शदीद मुतासिर हुआ। मुश्किल दिन ये काम करने वालों ने कैसे गुजारे और अब कारोबार खुलने पर कितने पुरुमीद हैं। कराची से साद साबरी की रिपोर्ट में जानिए। वक्त तो जैसे थम सा गया था। 6 महीने कोरोना की वजह से शादी हॉल्स बंद रहे तो फूल बेचने वाले मुआशी परेशानी का शिकार हो गए। वो कारीगर हैं, वो भी बेचारे इतने महीनों से बेरोजगार हमारे बैठे रहे। उनकी भी परेशानी थी, हम भी परेशान थे। घर के चूल्हे जलाने बड़े मुश्किल हो गए थे। इतने अरसे से तो बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे, मतलब काम ना होने के बराबर ही था। ऐसी ही कहानी है फूल फरोश महत की, जो हार फूल बनाकर अपना गुजर बसर करता था, मगर कारोबार ना होने के बाइस नया काम तलाश करने पर मजबूर हो गया। घर चलाने के लिए रिक्शा भी चलाया, मजदूरी भी की। बाकी जैसे आप देख सकते हैं, कभी कोई आर्डर पकड़ने के लिए कोशिश करते थे। महत दोबारा काम मिलने पर खुश है और पुरुम्मीद भी। बिल्कुल खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि हमारा अपना वापसी काम शुरू हुआ, क्योंकि ये तो हाल फिलहाल काम है, ये परमानेंट काम है। फूल फरोशों के लिए लॉकडाउन के दिन मुश्किल जरूर थे, मगर अब उन्होंने फिर से कमर कस ली है। फूलों की खुशबुएं दोबारा महक उठी और इन खुशबुओं के साथ साथ फूल की दुकान पर काम करने वाले अफराद की जिंदगी भी
मामूल पर आना शुरू हो गई है। ये मेहनतकश कहते हैं माजी की परेशानियों को भुलाकर अब आगे बढ़ना है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी समा, कराची।